सो लास्ट टाइम हमने जेनरिक्स देखा था, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ ये कलेक्शन फ्रेमवर्क, नया वाला है पुराना वाला है? सीक्वेंस कलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड है, हाँ ठीक है, नया वाला। किसी ने आज से पहले थोड़ा बहुत डीएसए पढ़ा है? मतलब बेसिक ही पढ़ा है सर, मतलब कुछ स्पेसिफिकली सिर्फ डीएसए डीएसए नहीं पढ़ा है। जो भी ड्यूरिंग लैंग्वेज जो भी आ जाता है बीच में वैसे ही पढ़ा हुआ है मैंने तो एटलीस्ट। देखो ये छोड़ो, सबको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? यस। सो देखिए जरा, देखो जनरली क्या होता है ना, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम लगा रहे हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैंने आपको बोला कि आपको एक स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, आप जो है क्या करोगे, उसको कैसे बनाओगे उस चीज़ को? एक स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, उसका सम और एवरेज निकालना है। कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इसे? क्या मैं 7 अलग अलग वेरिएबल बना के इसको यूज कर सकता हूं या नहीं? सेम प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कर सकता हूं या नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर मैं 7 अलग अलग वेरिएबल बना रहा हूं तो क्या दिक्कत आ सकती है? बहुत लिमिटेड हो जाएगा 7 पे। लिमिटेड हो जाएगा, और 7 बार यूजर से अगर इनपुट मांगना है तो इनपुट वाला कोड मेरे को 7 बार लिखना पड़ेगा नहीं, अलग अलग वेरिएबल के लिए। और प्रिंट कराने के लिए भी 7 बार लिखना पड़ेगा। अब फ्यूचर में मान लो यही चीज आई 20, 50, 100, तो क्या करोगे? तो ये तो दिक्कत पड़ जाएगी ना। 7 बार इनपुट मांगो, 7 बार आउटपुट प्रिंट कराओ, तो इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम लोग यहाँ पे एरे यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। हाँ, तो एरे हमें ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा 7 वेरिएबल से या नहीं, और ज़्यादा एफिशिएंट पड़ेगा या नहीं? ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। क्यों? अगर आपने एरे का एक बार साइज दे दिया मान लो 100,
और लूप लगा दिया, आप 100 बार जो है लूप के अंदर एरे के अंदर वैल्यू मांग सकते हो, लूप से मांग सकते हो नहीं, फिर उसको प्रिंट भी करा सकते हो लूप में डाल के। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो तरीका था, मैंने जैसे ही उसे चेंज किया तो कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो गई या नहीं हो गई? पहले 7 अलग अलग वेरिएबल में अगर ये काम कर रहा हूं तो कितना ज़्यादा जो है स्लो था ये, और जो है यहाँ पे जो कोड था वो वर्बोज भी था, मतलब ज़्यादा बल्कि था। और अब एरे के साथ कर दे तो कितनी आसानी से काम हो जाएगा। तो यहाँ दोनों में से क्या बेटर है बताइए? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत कम बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। एक काम करो, अब देखो जरा, मैं कितने वेरिएबल ले रहा हूँ? 5। पांचों में वैल्यू डाली, उसको प्रिंट कराया। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है आप सभी को या फिर और इसको भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको लूप से कर दो। ठीक है, लो अब बताओ कौन सा ज़्यादा बेटर पड़ रहा है? यूज़र इनपुट के साथ ये वाला ज़्यादा बेटर पड़ रहा है या ऊपर वाला ज़्यादा बेटर पड़ रहा है? और जबकि नीचे वाले में 10 इनपुट लिए हैं, 10 बार प्रिंट कराए हैं, और ऊपर में तो 5 ही वेरिएबल लिया है। 20 एरे वाला बेटर है। एरे वाला बेटर है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जब भी आप वेरिएबल लेते हो इनको मेमोरी एड्रेस भी अलग अलग मिलता है। सबका मेमोरी एड्रेस अलग होगा जब मेमोरी में स्टोर होंगे तो। ठीक है, तो एरे वाला ज़्यादा बेटर पड़ता है क्योंकि एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे इसे स्टोर करता है। मतलब जैसे समझ लो यहाँ पे जो है लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक डेटा जो है स्टोर हो रखा है। एरे तो समझा ही रखा है सबको। तो अब जरा सोचो, सेम डेटा को आप 5 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो और वही डेटा एक एरे में स्टोर है, तो एरे ज़्यादा बेटर पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एरे है, एरे क्या है? एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर जो है एक जो है समझ लो, आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है।
ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया जाए, वो चीज डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, ये भी हमने डेटा स्टोर किया था, ये भी स्टोर किया था, लेकिन ऊपर वाला अनऑर्गेनाइज था और नीचे वाला ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो जो एरे होता है ये भी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। एरे में क्या दिक्कत है, कोई बताएगा? एरे में ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहली चीज जो एरे में ड्रॉबैक है वो है इसका स्टैटिक नेचर। एरे क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि रन टाइम पे इसकी मेमोरी ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। एक बार इसको जो मेमोरी दे दी तो दे दी, दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR इक्वल टू न्यू इंट 10 20 30, तो मेमोरी में क्या होगा, 3 ब्लॉक बनेंगे एक के बाद एक। पहले ब्लॉक में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी साइज इंक्रीज करना चाहूँ, मान लो मैं बोलूँ ARR स्क्वायर ब्रैकेट या ARR इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट 10, तो यहाँ पे क्या होगा, पुराना वाला जो आपका ये वाला एरे है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हीप के अंदर। बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट होगा ये कहाँ होगा, हीप के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, और हीप मेमोरी का मतलब ये है कि जब आप इसमें रेफरेंस चेंज कर दोगे तो आपने ये वाला रेफरेंस दे दिया एक नए ऑब्जेक्ट का, तो ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। आपको ये वाला डेटा जो है ARR के अंदर नहीं मिलेगा। फॉर ईच या इस तरीके से लगा लो। देख लो, हाँ मैं नहीं बताइए। सर इज देयर एनी वे कि जैसे जो लाइन नंबर 33 में एरे डिक्लेयर किया है 10 20 30 3 एलिमेंट्स वाला, इज देयर एनी वे कि इसमें फिर रन टाइम में और एक एलिमेंट ऐड कर पाए 40? नहीं न्यू के बिना? नहीं, और न्यू भी करोगे तो पुराना वाला हट जाएगा। पुराना हट जाएगा। हाँ, आपको करना होगा तो कॉपी करो, कॉपी करके मतलब एक नया एरे बनाओ, उसमें कॉपी करो, फिर उसको असाइन करो ARR में। लेकिन जरा सोचिए इसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी होगी। तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, एरे का यही स्टैटिक नेचर देखते हुए अब जावा के अंदर कॉन्सेप्ट आया किसका, लिस्ट का। किसका कॉन्सेप्ट आया, लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट एक इंटरफेस है। ठीक है, अब जावा ने क्या किया ना, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों के पास हैं उन सब को बना करके आपको इनबिल्ट प्रोवाइड करा दिया कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर बोल लो, सब जो है जावा ने बना के प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, आपको इवन अगर कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी चाहिए तो आप खुद से बिल्ड कर सकते हो जावा के अंदर। ठीक है, आपको चाहे हैश सिंग चाहिए, आपको जो है एरे लिस्ट लिंक लिस्ट चाहिए, आपको स्टैक चाहिए, क्यू चाहिए, आपको मैप चाहिए, हैश टेबल वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को जावा ने प्रोवाइड करा दी हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। समझ लीजिए कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा का DSA है। ठीक है, आपको बनी बनाई सारी क्लासेस मिल रही हैं, बनी बनाई, और फिर भी आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप जो है अपनी मर्जी से चाहो तो उसको बना सकते हो। जावा ने इतनी छूट दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल जो एरे है वो तो स्टैटिक था, वो रन टाइम में ना ही ग्रो हो सकता था ना ही श्रिंक, लेकिन जो लिस्ट इंटरफेस है, ठीक है, java.util वाली,
ठीक है, इसमें जेनरिक्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है पहली बात तो जेनरिक्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है तो इसका मतलब ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप तो इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इंटरनली नॉन प्रिमिटिव ही चलेगा, रैपर क्लासेस। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, नंबर्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। क्या किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो आप लोग विदाउट जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास? नहीं। आपको अगर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको चाइल्ड चाहिए, बिना चाइल्ड के इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, वो बात अलग है कि लैम्डा एक्सप्रेशन और एनॉर्मस क्लास वगैरह से वो बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये जो डायग्राम आप सभी को सामने दिख रहा है ये पूरा, ये जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क का डायग्राम है। कौन कौन सी क्लासेस जावा के अंदर अवेलेबल हैं, कौन सी क्लासेस हैं, कौन सी इंटरफेसेस हैं, किसके बीच में क्या रिलेशन है, सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। जो जो लाइट ब्लू कलर में आ रहे हैं वो सारे इंटरफेसेस हैं, बाकी जो डार्क ब्लू में है वो जो है क्लासेस हैं। जरा आप लोग इसको ऑब्जर्व करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो, इतना पार्ट। कोई नहीं, ये भी देखो, मिनिमाइज कर ही लिया। पहले ये वाला देखो, कलेक्शन वाला। सबका पेरेंट कौन है? आइट्रेबल, आइट्रेट एबल, ध्यान रखना, आइट्रेट एबल। ठीक है, जो निकाला जा सके। फिर अगला कलेक्शन, ठीक है, ये इंटरफेस है, इसकी कौन कौन सी चाइल्ड है? सेट, लिस्ट, सीक्वेंस कलेक्शन, क्यू, डेक। ठीक है, ये सारे इंटरफेसेस हैं, आपको देखना है। कंट्रोल शिफ्ट टी, कलेक्शन, ये इंटरफेस है, ये रहा। ठीक है, जावा 1.2 से अवेलेबल है। पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन ऑफ टाइप ई, किसी भी तरीके का एलिमेंट आ सकता है इस कलेक्शन के अंदर। एक्सटेंड्स, आइट्रेबल, देखो, आइट्रेबल ऑफ टाइप टी। ठीक है, कलेक्शन। फिर उसके बाद इसकी चाइल्ड्स हैं, जैसे कि लिस्ट, जावा डॉट यूटिल वाली, पब्लिक इंटरफेस लिस्ट, एक्सटेंड्स, सीक्वेंस कलेक्शन, सीक्वेंस कलेक्शन, एक्सटेंड्स कलेक्शन। और सीक्वेंस कलेक्शन जावा 21 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, देखो कितने सारी अलग अलग कलेक्शंस हैं। अब जो ये डायग्राम दिख रहा है इसमें सारी कलेक्शंस जो है अवेलेबल है और सबकी कोई ना कोई वर्किंग है और कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर है। ठीक है, सबका कोई ना कोई यूज केस है कहीं ना कहीं। ये सारे इंटरफेस हैं जो जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहे हैं। सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, लिस्ट, सीक्वेंस कलेक्शन, क्यू, डेक, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, कलेक्शन, आइट्रेबल। फिर उसके बाद अगली तरफ आ जाओ, इस तरफ मैप की तरफ। जो मैप है इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ये की एंड वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में होता है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। ये कलेक्शन से अलग है। ठीक है, ये कलेक्शन का चाइल्ड नहीं है मैप। तो देखो मैप के अंदर क्या क्या है, सॉर्टेड मैप, कॉन्करेंट मैप, नेविगेबल मैप, ये सारे इंटरफेसेस हैं। फिर जो इनकी चाइल्ड है ये इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है। ठीक है, वेक्टर, स्टैक, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? यस। अब हर एक क्लास का एक यूज केस है, अब वही सीखना है हमें। ठीक है, कि किस क्लास का क्या यूज केस है, कब किसको यूज करना है। क्योंकि सही जगह पे सही डेटा स्ट्रक्चर लगाने से जो प्रोग्राम है या आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, सही जगह पर सही कलेक्शन यूज करने पर। तो जैसे अभी देखो हमारे पास 5 अलग अलग वेरिएबल थे,
तो उसको थोड़ा एफिशिएंट वे में करने के लिए हमने जो है एरे यूज कर लिया। लेकिन एरे की भी दिक्कत है कि वो स्टैटिक है, रन टाइम पे ना ही ग्रो हो सकता है ना ही श्रिंक हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एरे लिस्ट का। ये लिस्ट इंटरफेस का चाइल्ड है, ठीक है। ये लिस्ट के जो भी चाइल्ड है वो भी लगभग सेम ही काम करते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे हम। तो लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, वेरिएबल का नाम नम्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर। ये यहाँ से हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो अपने आप देख लेगा। तो देखो जरा, nums डॉट एड 10 10 20 30 40 50, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट println nums, इसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। तो देखो जरा, ये आ गया डेटा 10 20 30 40 50। अगर एक बार में ऐसा ना प्रिंट कराना हो, इसे नॉर्मल लूप से आइटरेट कर लेना। क्या नाम है इसका, nums डॉट साइज। ये दिख रहा है सभी को? 10 20 30 40 50, इन सब का टाइप क्या है? इंटीजर है। तो यहां पे जब हमने 10 स्टोर किया nums नाम की लिस्ट के अंदर, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑटो बॉक्सिंग। दैट मीन्स कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है 10, वो इंटरनली जो है कन्वर्ट किया जा रहा है इंटीजर के अंदर, वो जावा इम्प्लिसिटली कर दे रहा है। क्लियर यहां तक आप सभी को? यस। हाँ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए nums जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड है, ठीक है। और ये एक तरीके की डायनेमिक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगा, जो कि रन टाइम पे जो है क्या कहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो है इंक्रीज होने का भी जो है क्या कहते हैं, एक फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने सी और सी प्लस प्लस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करना। यहां पे इंटरनली वो चीज होती है, ठीक है। अब जो आपका एरे लिस्ट है वो क्या करता है कि जब भी उसकी कैपेसिटी से बाहर जाने लग जाता है, जैसे कि हम मान लेते हैं एरे लिस्ट की डिफॉल्ट कैपेसिटी है 10, ठीक है, मान लेते हैं 10 है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। जैसे ही मैंने उसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर कर दिए और 11वां स्टोर करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे जो एरे लिस्ट है ये अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगा। जो भी ओरिजिनल साइज है इनटू में 1.5, ठीक है। तो ओरिजिनल साइज का 1.5%, मतलब समझ लो 1.5 गुना, ठीक है। 11 इंटू में 1.5 कितना होगा, मतलब सॉरी 10 इंटू में 1.5,
बताइए कितना होगा? इसका आंसर बताओ। 10 इंटू में 1.5 क्या आएगा? 15. 15. 15। तो पहले इसका साइज था 10, अब हो गया 15। तो क्या ये 1.5 गुना बढ़ा है या नहीं? फिर मान लो 15 भी भर गया, ठीक है, किसी ने 16 स्टोर करने की कोशिश की, तो 15 इंटू में 1.5, ठीक है। एक मिनट, आ गया, ये ओपन ही नहीं किया, कोई नहीं, एक मिनट बस। क्या करने वाला था मैं? एरे लिस्ट ग्रोथ। देखो, स्टार्ट्स विद एम्प्टी एरे, जीरो कैपेसिटी, फर्स्ट इंसर्शन कैपेसिटी बिकम 10, ठीक है। ग्रोथ फॉर्मूला, न्यू कैपेसिटी इक्वल टू ओल्ड कैपेसिटी प्लस ओल्ड कैपेसिटी राइट शिफ्ट 1। राइट शिफ्ट का मतलब होता है 1.5, मतलब जो भी है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ओल्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय 2, तो ये लगभग 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर अप्रॉक्स 1.5 टाइम्स, दैट मीन्स कि 50% इंक्रीज। जैसे कि अगर देखो 10 है तो नेक्स्ट टाइम साइज कितना होगा? 15, फिर 22, 33, 49, इस तरीके से। क्लियर? हाँ मिन्नी, आप कुछ पूछने वाले थे? हाँ जी, सो एरे लिस्ट इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, जो हाँ एरे नहीं नहीं, कंटिन्यूअस एक था। मिनट एक मिनट एक ओके. मिनट। जो एरे लिस्ट है ना, ये इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन देखी जाएगी। एरे लिस्ट डायनेमिक एरे से इंप्लीमेंटेड की गई है इंटरनली। तो डायनेमिक एरे का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इंटरनली पहले न्यू क्रिएट करता है ऑफ बिगर हाँ, साइज, उसमें कॉपी उसको करके कॉपी पेस्ट करता है. करेगा, फिर उसके बाद जो है स्टोर करता है, मतलब पुराना वाला रिमूव करता है। हम्म. क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट टाइप का एरे। देख रहे हो? ये देखो क्या बोल रहा है डिसएडवांटेज में, रीसाइजिंग कॉस्ट, न्यू बिगर एरे प्लस कॉपी। वही चीज है जो मैंने आपको बोला था कि मैनुअली करना है, ठीक है। एरे लिस्ट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर करता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनली ये डायनेमिक एरे से इंप्लीमेंटेड है। जब भी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को देखा करो, उसका नाम से पता चल जाता है कि जो है उसमें क्या इंप्लीमेंटेशन हो रखी है। जैसे कि एरे लिस्ट, तो डायनेमिक एरे का यूज करके इसमें लिस्ट इंप्लीमेंटेशन की गई है, ठीक है, लिस्ट को इंप्लीमेंट किया गया है। फिर लिंक्ड लिस्ट, तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ है यहाँ पे इंटरनली। और कौन सा वाला? डब्ल्यू यूज हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैक और वेक्टर, ये दोनों ही जो है क्या कहते हैं, एरे से इंप्लीमेंटेड है। सेट है, सेट से इंप्लीमेंटेड है,
ठीक है। हैश सेट देखो, हैशिंग प्लस सेट, लिंक्ड हैश सेट, लिंक लिस्ट प्लस हैशिंग प्लस सेट, ठीक है। मतलब लिंक लिस्ट और हैशिंग का यूज करके सेट इंप्लीमेंटेशन की गई है। फिर ट्री सेट, ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके सेट इंप्लीमेंट किया गया है। एरे डेक, एरे का यूज करके डबल एंडेड क्यू इंप्लीमेंट की गई है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में भी एरे यूज हो रहा है। हैश मैप, हैशिंग का यूज करके मैप इंप्लीमेंट किया गया है। लिंक लिस्ट प्लस हैशिंग को इंप्लीमेंट यूज करके मैप इंप्लीमेंट किया गया है। हैश टेबल, कॉन्करेंट हैश मैप, ठीक है। ट्री मैप, तो नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सा यूज हो रखा है, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? तो नाम से ही बता देना कि इसमें क्या इंप्लीमेंट हो रखा है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जो एरे लिस्ट था, ठीक है, एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। जरा देखिए मेथड्स कौन कौन से। ये दिख रहा है सभी को? ऐड, कि किसी भी एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो। और ध्यान रखना है ये लिस्ट जेनरिक है। जेनरिक का मतलब किसी भी टाइप का डेटा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, अभी हम इंटीजर की लिस्ट जो है बना रखे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, नेम्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। देखो नेम्स डॉट, इसमें जो ऐड है इसके अंदर टाइप क्या दिख रहा है आप सभी को? क्या टाइप दिख रहा है यहाँ पे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और यही चीज अगर मैं नम्स के साथ करूं, क्या दिख रहा है? इंटीजर। हाँ, ऐसा क्यों? जेनेरिक। जेनरिक की वजह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ इंटीजर पास कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली जो भी काम होगा अब सारा वो इंटीजर पे ही होगा। आपको ऐड करना है तो इंटीजर वैल्यू ऐड करो, ठीक है। इंटीजर के अलावा और कोई टाइप ऐड नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग, फिर आप चाहो तो किसी भी टाइप का, किसी भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मली रैपर क्लासेस हैं उसका जो है ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, इस तरीके से। तो जो भी मेथड है उनका डेटा टाइप जो है चेंज हो जाएगा। जावा वालों ने क्या कर रखा है, जेनरिक को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रखा है। बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि जहां जहां पे ये यूज हो रहा है, ठीक है, जहां जहां पे ये यूज हो रहा है वहां पे ऑटोमेटिक इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, जो भी है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में जेनरिक में किया नहीं था, टाइप टी, टी में जो है जिस टाइप का डेटा आप पास कर रहे हो उस तरीके का बन जा रहा था, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को? यस। अब टाइम तो वैसे 1 मिनट से कम बचा हुआ है। एक काम करना, आप लोग ना एरे लिस्ट के सारे मेथड करके आना, ठीक है। और अभी तो 12:16 हो रहा है, तो 10 मिनट का ही ब्रेक लेगा जूम, तो अब अगली क्लास तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एरे लिस्ट के सारे मेथड आप लोग ट्राई करके आइए चैट जीपीटी का यूज़ करके, फिर हम कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये आप सभी का होमवर्क होने वाला है, सारे मेथड करके आना है अरे लिस्ट में जो भी है, ठीक है, ऐड, ऐड ऑल, ऐड लास्ट, ये सब।